नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। जैसा कि मैंने सुबह की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं शाम को एक नई वीडियो डालने वाला हूं। तो आज से नई वीडियो होगी रोज़ के एक हॉट टॉपिक की, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको सुनने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूपी सरकार द्वारा लाया गया जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक। इस चीज़ के लिए मेरे कई साथियों के फ़ोन आए थे, कई स्टूडेंटों ने मुझे मैसेज किया था कि सर रोज़ की एक करंट के मुद्दे पर आप वीडियो बनाए करें। तो उसी कड़ी में हम आज से शुरुआत करते हैं रोज़ की एक करंट के टॉपिक की। तो ये जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक यूपी सरकार ने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन यूपी की जनता के सामने रखा तथा जनता से राय मांगी है कि वो 19 जुलाई तक अपनी राय इसको राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विधेयक है, तो इसके ऊपर आपत्ति होना लाजमी है। तो इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि किन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने इसके बारे में अपनी क्या राय दी है। और हमने ये भी देखा है कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है और उनका जो जनसंख्या का पिरामिड है वो पूरी तरीके से डाउनवर्ड हो चुका है। तो क्या हमारे लिए सही है या हमें चीन से सबक लेने की ज़रूरत है? इन सब चीज़ों की हम करेंगे बाद में चर्चा। पहले देख लेते हैं कि इस विधेयक में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह विधेयक राज्य विधि आयोग ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और ड्राफ्ट तैयार करते समय राज्य विधि आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमित संसाधन है और बढ़ती आबादी के कारण ये जो हमने विधेयक में यानी कि बिल में हमने प्रावधान रखे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले समय में 1-2 साल में उत्तर प्रदेश की जो अनुमानित जनसंख्या है वो लगभग 24 करोड़ होने वाली है। और इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है लोगों से कि वो अपनी राय हमारी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन की है, क्या क्या अनुशंसाएं की हैं कि जिससे कि लोग ये जनसंख्या नियंत्रण संबंधी बिल को अपना सकें या फिर बढ़ावा दे सकें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, 1 वर्ष के अंदर सभी सरकारी अफसरों, कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों में चुने प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों में चुने प्रतिनिधि जैसे कि ग्राम में हो गए ग्राम पंचायत और शहरों में मेयर, उनको शपथ पत्र देना होगा कि उनके 2 बच्चे हैं और यदि इसके बाद वो तीसरी संतान पैदा करते हैं तो स्थानीय निकाय में चुने प्रतिनिधियों का निर्वाचन रद्द हो। ऐसा राज्य विधि आयोग ने अनुशंसा की है। तो दूसरा देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कहा गया है कि अगर सरकारी अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और वो नसबंदी कराते हैं तो उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि उनके जॉब में प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट, विभिन्न टैक्स योजनाओं में छूट इत्यादि देने का प्रावधान। तो तीसरा पॉइंट है, यदि अभिभावक जिनके 2 बच्चे हैं और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो पानी, बिजली और टैक्स योजनाओं में छूट और यानी हाउस लोन में छूट इत्यादि का प्रावधान रखा गया है। और फिर है, अगर एक संतान वाले अभिभावक हैं और वो सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं और वो नसबंदी कराते हैं तो उनके बच्चों को 20 साल तक फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और फ्री यानी कि कम रेट पर टैक्स दिया जाए, ऐसी अनुशंसाएं की हैं। और गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनका डिक्रीमेंट को लागू करने की सिफारिश की है और उन्हें यहाँ तक कि बर्खास्त करने की भी मांग की है। और पहली बता दूं कि ये जो इन्होंने ड्राफ्ट बिल तैयार किया है ये केवल वॉलेंटरी हैं, आप चाहे तो इन्हें मान भी सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये प्रोत्साहित किया गया है जिससे कि कम बच्चे पैदा हों। एक्ट लागू होते समय यदि महिला प्रेग्नेंट है या फिर दूसरी संतान होते समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे वाले केस इसके दायरे में नहीं आते। और अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक महिला से शादी करता है और उन सभी पत्नियों से मिलाकर उसको 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो उसको भी सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा राज्य विधि आयोग ने अनुशंसा की है। और महिलाओं के केस में भी कहा है कि अगर कोई महिला 1 से अधिक पुरुषों से शादी करती है और उन सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको भी सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।
और ये भी कहा गया है कि अगर किसी अभिभावक के बच्चे निःशक्त हैं, यानी कि पहला बच्चा दिव्यांग हो या फिर दोनों बच्चे दिव्यांग हो, अगर वो तीसरी संतान पैदा करते हैं या फिर कोई बच्चा गोद लेते हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप अनुशंसाएँ देख ली हैं। तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म की, जो कि राज्य विधि आयोग ने कहा है कि हमें जैसे कि मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है, टोटल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के समय में जब चीन का उदाहरण हमारे सामने है कि उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वो दोबारा से टू चाइल्ड पॉलिसी की तरफ आ चुका है, तो क्या भारत के संदर्भ में ये सही है कि भारत को अभी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाना ज़रूरी है, केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर? तो चलिए देखते हैं पहले कुछ फैक्ट की यानी कि स्टैटिस्टिक्स की। तो चलिए तुलना करते हैं भारत की विभिन्न देशों से, जैसे कि चीन हो गया या फिर अमेरिका हो गया। तो देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं यूनाइटेड स्टेट का जो क्षेत्रफल है वो 98.33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं अगर चीन की बात करें तो वह 95.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर हैं। और अब देखते हैं कि डेंसिटी यानी कि घनत्व कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। वो भारत में 464 है, तो यूनाइटेड स्टेट में 36 और चीन में 153। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन डेंसिटी देखें तो भारत की 464, यूनाइटेड स्टेट की 36 और वहीं चीन की 153। और पॉपुलेशन भारत की चीन के बाद आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा है। और अब प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। भारत की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 138 करोड़, जैसे कि आप सभी को पता है, और चीन की 143 करोड़ और यूनाइटेड स्टेट की लगभग 33 करोड़। कहाँ वर्ल्ड का इतना बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट, उसमें केवल 32 करोड़ लोग रहते हैं। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश, वहाँ पर कितने 138 करोड़। यूनाइटेड स्टेट और चीन लगभग भारत के 3 गुना बड़े हैं, जी हाँ 3 गुना। और वहाँ भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी चीन के बाद रहती है। और अब बात करते हैं यूपी के संदर्भ में। आप सभी को पता है कि यूपी का जो क्षेत्रफल है भारत का 7.5% है, और पॉपुलेशन भारत की लगभग 16.5% रहती है। जी हाँ, 7.5 क्षेत्रफल में टोटल 16.5% जनसंख्या है। और वहीं भारत की इसकी यूपी की जो डेंसिटी है 829, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 829 लोग रहते हैं। अब बात करते हैं जिसके पीछे बहुत ज़्यादा टेक्निकल रीज़न दिया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक नहीं लागू होना चाहिए। वो है कि भारत ने फर्टिलिटी रेट पर काबू पा लिया है। फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर क्या होती है कि बच्चे पैदा कर सकने वाली आयु, जो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या से देखा जाता है। तो बच्चे पैदा कर सकने वाली जो आयु है वो 15 से 49 वर्ष मानी जाती है। तो भारत में ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट था 1971 में लगभग 5.5 था, और 2011 की सेंसस के अनुसार 2.2, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ जैसे भारतीय लोग एजुकेटेड हुए या कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज़ की, तो भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो समय के अनुसार कम होती चली गई है। और यदि हम इसे और बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंसेंटिव देते हैं, तो भारत की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा सकती है, यानी कि जो जनसंख्या का पिरामिड है वो डाउनवर्ड जा सकता है, जैसा कि हमने चीन के केस में देखा है। और चीन दोबारा से 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ अग्रसर होना पड़ा है उसे। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो टोटल ये जो फर्टिलिटी रेट है वो पर महिला देखा जाता है प्रति स्त्री, यानी कि मान लिया कि अगर कोई एक आदमी 4 शादियाँ करता है, तो चारों पत्नियों से उसके 2-2 बच्चे हैं, तो उसकी जो टोटल कितने बच्चे हो गए उसके 8। लेकिन वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 8 नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी ही 2 ही, क्योंकि वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने बताया कि पर स्त्री काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि टोटल फर्टिलिटी रेट है क्या, और ये किन लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या फिर अपोज किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत की फर्टिलिटी रेट 2.2 है, और वहीं यूपी की है 2.7, यानी कि यूपी अभी भी इन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है।
तो लोगों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि यूपी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसाधन बहुत सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो जाता, समान नागरिक संहिता मतलब एक देश और सभी के लिए एक कानून लागू हो जाना चाहिए, तभी जनसंख्या नियंत्रण का अपने आप फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि भारत में नियम तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं लेकिन अमल में बहुत कम आते हैं। और कुछ जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो 4 शादी करते हैं तो 2-2 काउंट करके अगर 8 भी होते हैं तो वो 2 में ही काउंट होंगे टोटल फर्टिलिटी रेट में। तो विभिन्न संगठनों वाला देखते हैं कि इसके बारे में इन्होंने क्या राय दिया है। तो विभिन्न संगठनों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, यहाँ तक कहा अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है कि अगले साल यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अपोजिशन पार्टियाँ कह रही हैं कि ये केवल एक चुनावी स्टंट है। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यूपी का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ये है और इसके हमने स्टैटिस्टिक्स भी देखे हैं कि भारत में जनसंख्या कितना दबाव है, और भारत की और चीन की तुलना और यूनाइटेड स्टेट की तुलना की है कि उनका जो लैंड है यानी कि जो एरिया है, लैंड एरिया, वो हमसे लगभग 3 गुना अधिक है। और इनकी जीडीपी आप सभी को पता है कि चीन की जीडीपी लगभग $19 ट्रिलियन है और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट की $22 ट्रिलियन के आसपास है और भारत की लगभग $3 ट्रिलियन। तो भारत जीडीपी के मामले भी इन सब देशों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन जनसंख्या के मामले से कितना दबाव है। और वहीं भारत में सीमित संसाधन है तो बहुत सी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इससे सीमित संसाधन, अधिक जनसंख्या के कारण भारत में पर कैपिटा इनकम भी इसीलिए कम है, जिसका बार बार दुहाई दी जाती है कि भारत में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो जैसा कि हम सभी ने अभी एनालिसिस किया है, तो आप सभी की क्या राय है इस पर जो मैंने वीडियो बनाई है, अपना कमेंट सेक्शन में लिख कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।